तो लास्ट क्लास हम लोगों की जो हुई थी उसमें हम लोगों ने मार्किंग की थी फिनॉल से पहले तक के, है ना। तो अभी फिनॉल्स के आगे की मार्किंग शुरू करते हैं। आज की मार्किंग का पार्ट है ईथर्स से पहले, जो आपका एक फिनॉल का एक छोटा सा सेक्शन है, मतलब अल्कोहल्स की एंडिंग हो चुकी है और ईथर्स की शुरुआत होने वाली है। तो उसके बीच में एक छोटू सा पन्ना है जहाँ पे आपको रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स वाला टॉपिक ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बस इसी रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक सादी बेंजिंग रिंग होती, सादी बेंजिंग रिंग मतलब बस ये इतना, इसे बेंजिंग रिंग कहते हैं। और अभी आपके पास फिनॉल है। फिनॉल का मतलब होता है एक बेंजिंग रिंग और बेंजिंग रिंग के पास इस तरीके का OH, ये होता है फिनॉल का मतलब। सो इफ़ यू हैव बेंजिंग रिंग एंड इफ़ यू हैव अ बेंजिंग रिंग विथ OH, तो अगर कोई तुमसे ये पूछे क्या बेंजिंग रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकती है क्या, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे यस, बेंजिंग रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकती है। हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, हाँ, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, असाइलेशन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ही प्रकार हैं और ये सब बेंजिंग रिंग करती है। बहुत ही सभ्य बच्ची है बेंजिंग रिंग। बट जो फिनॉल्स होते हैं, अब अगर मैं फिनॉल्स की बात करूं तो फिनॉल्स, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या फिनॉल्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते होंगे। तो हाँ, फिनॉल्स भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के कंपेयर में करवाना ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल के अंदर करवाना ज़्यादा आसान है बेंजीन रिंग में एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग, ठीक है, ज़्यादा आसान है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर जो आप लोगों को ये OH दिख रहा है, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर सकता है, आगे रेजोनेंस के वाया डोनेट कर सकता है बेंजीन रिंग को कि ले बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी कि ये +R ग्रुप देता है। +R का मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देना, है ना, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देना, तो इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। जो बेचारी अकेली रिंग थी, उस अकेली रिंग के ऊपर तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना तो कोई लेने वाला है, तो वो एक न्यूट्रल थी, ठीक है। वो कैसी थी, न्यूट्रल थी। अब लेकिन OH ग्रुप लगने से क्या हुआ, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो गए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सीधा सीधा सा एक ही हिसाब किताब रहता है कि अगर आपने बेंजीन रिंग से कोई ऐसे ग्रुप्स अटैच कर दिए हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जो बेंजीन रिंग को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स, ठीक है, करने वाले ग्रुप्स की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा आसानी से होगी, ठीक है। तो OH कैसा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। OH कैसा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। इसीलिए अगर कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा 1 मार्क के लिए कि बिटवीन बेंजीन एंड बिटवीन फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में ज़्यादा रैपिड है, तो उसमें रीज़न क्या होगा, फिनॉल में। क्यों, क्योंकि फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग और रिच हो गई। तो इसीलिए क्या हो चुका है, आप लोगों का वो पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन देगी। तो पहला क्वेश्चन तो देखो यहीं से बन गया, क्वेश्चन नंबर 1, है ना, कि कंपेयर, यहाँ से क्वेश्चन बन गया कंपेयर एंड एक्सप्लेन, ठीक है, कंपेयर एंड एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ, किस चीज़ की रिएक्टिविटी, बेंजीन की एंड फिनॉल, ठीक है, ऑफ बेंजीन एंड फिनॉल, ठीक है, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दोगे कि फिनॉल जो होता है ज़्यादा रेडीली या फिर ज़्यादा जल्दी रिएक्शन देता है एज कंपेयर टू बेंजीन, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 1।
अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है। पहले आपने कंपेयर कर लिया, अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, द OH ग्रुप इन फिनॉल इज रिंग एक्टिवेटिंग। अच्छा, उसके बाद ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये लिखना है एंड इट डोनेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टू रिंग, ठीक है, टू रिंग बाय प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट से OH बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। तो बेसिकली ये जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, ये टोटल 2 पॉइंट्स में आपको इसके आंसर मार्क कर रहे हैं और जो कि हमने कर लिए। 1 मार्क के MCQ के लिए भी ये चीज़ आ सकती है। तो एक काम करोगे, नोट्स बनाओगे। जब नोट्स बनाओगे तो ध्यान रखना इसको अपना पॉइंट नंबर 1 दे देना नोट्स का। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होगा, रिंग उतनी ज़्यादा एक्टिवेट होगी, और जितनी ज़्यादा वो एक्टिवेट होगी वो उतनी ज़्यादा क्या करेगी, रिएक्टिविटी शो करेगी। ठीक है, डन, ओके। अभी इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड लिखा था जिसको मैंने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में लिखने से मना किया, बट आपको ये वर्ड का पूरा समझ में आना चाहिए कि भैया कि ये वर्ड कहना क्या चाह रहा है। ये वर्ड ये कहना चाह रहा है कि जो OH ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। OH कैसे नेचर का है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब ये है कि अगर उस फिनॉल पे हमने कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, अगर फिनॉल पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो OH की वजह से वो नया नया ताज़ा ताज़ा इनकमिंग में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो पोजिशन और हमेशा पैरा पोजिशंस पर ही जाएगा। यानी कि OH उस पर्टिकुलर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ ज़बरदस्ती करता है कि तुझको अगर आना है बेंजीन रिंग के ऊपर तो या तो तू ऑर्थो पोजीशन पे आके बैठ सकता है या तो पैरा पोजीशंस पे आके बैठ सकता है। बस इन्हीं दोनों पोजीशंस पे उस नए इलेक्ट्रोफाइल को वो आना अलाउ कर रहा है, बाकी पोजीशंस पे अलाउ नहीं करता। तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है MCQ वगैरह में कि OH जो है आप लोगों का कैसे नेचर का है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये वर्ड आपको कैसा होना चाहिए, एकदम अच्छे से घोटा हुआ रटा हुआ होना चाहिए। तो ये वर्ड आप लिखेंगे अपने नोट्स नंबर 2 में कि जो OH है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। देखो आपके पास फिनॉल्स कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इसके बारे में आपको कुछ रिएक्शंस यहाँ लिख कर दी गई हैं। टोटल अगर हम देखें तो कितनी रिएक्शंस दी गई हैं, टोटल 8 रिएक्शंस दी गई हैं फिनॉल की। उन 8 रिएक्शंस में से जो सबसे 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 फेमस और नेम रिएक्शन है वो है रेमर-टेमन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन नंबर 4, ये आपकी बहुत फेमस है। और दूसरी है आपकी कोलबेज रिएक्शन, मतलब ये बेसिकली नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन मतलब इनके नामों से ही पेपर में डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं कि बताइए, शॉर्ट नोट लिखिए रेमर-टेमर पे, बताइए कोलबेज में रिएक्टेंट क्या था, बताइए कोलबेज में कैटेलिस्ट क्या था, बताइए रेमर-टेमन का प्रोडक्ट क्या था, बताइए टेम्परेचर कितना था, बताइए प्रेशर कितना था। मतलब सीधा इनका नाम चलता है। इतने 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 ज़रूरी है कि इनका सीधा नाम ही चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम इसी से फ्रेम करते हैं। आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, ठीक है, ऑन किस चीज़ के ऊपर, रेमर-टेमन रिएक्शन पर। मैं शॉर्ट फॉर्म में RTR लिखती हूँ, बट आप उसको कंप्लीट स्पेलिंग के साथ याद करेंगे। अब अगर पेपर में हमें शॉर्ट नोट लिखने को आएगा तो हम क्या लिखेंगे। अच्छा, पेपर में अगर शॉर्ट नोट लिखने को आया तो आपको अपने आंसर को प्रॉपर पॉइंट्स में बना के लिखना है। कैसे लिखेंगे पॉइंट्स में, अच्छा देखते हैं। ये लिखोगे कि फिनॉल, क्योंकि ऑब्वियस है कि फिनॉल की रिएक्शन है तो रिएक्टेंट तो फिनॉल ही होगा, है ना। फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोल्यूशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ एसिड, ठीक है, सैलिसाइकिल एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 ध्यान से लिखना। पॉइंट नंबर 2 में ये लिखना फ्रॉम अबोव स्टेटमेंट, ठीक है, फ्रॉम अबोव स्टेटमेंट ऐसा लिखना, ठीक है, कॉमा ऐसा लिखोगे। फिर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाजू में 2 बिंदी और 2 बिंदी के बाद लिखना कि रिएक्टेंट कौन है हमारा, फिनॉल।
और बाजू में फिनॉल का ऐसे डायग्राम, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका जो है रिएजेंट, यहाँ पे रिएजेंट कौन है, क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे हमारा रिएजेंट कौन है, क्लोरोफॉर्म। तो स्पेलिंग लिखना पहले तो क्लोरोफॉर्म की, और बाजू में फॉर्मूला लिख देना CHCl3। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमको सॉल्वेंट लेना पड़ा, बिल्कुल लेना पड़ा मैडम। कौन है इस क्वेश्चन का सॉल्वेंट, इस क्वेश्चन का सॉल्वेंट है आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो यहाँ पे ऐसा लिख देना एक्वस NaOH, ठीक है, बराबर। अच्छा, और उसके बाद आगे लिख देना क्या कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में लिख देना स्पेलिंग क्या बनेगा प्रोडक्ट, सैलिसाइक्लिक और बाजू में इसका स्ट्रक्चर ये है सैलिसाइक्लिक। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में आपको ये पूरा का पूरा रिएक्शन लिखना है, और पॉइंट नंबर 4 में आपको ये लिखना है कि दिस रिएक्शन इज नोन एज रेमर टेमन रिएक्शन, और 2 मार्क्स के लिए ये आपका शॉर्ट नोट डन। अगर 3 मार्क्स के लिए भी आता है और आपने अगर प्रेजेंटेशन इस तरीके से की है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इनडायरेक्टली हमें करना क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी भी फेमस रिएक्शन का शॉर्ट नोट आपको लिखने को बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपली पहले तो उस रिएक्शन में किसमें क्या डाला, कितनी कंडीशन में डाला, इस चीज़ को इंग्लिश भाषा में लिखना पड़ता है। मतलब जिस लड़के या लड़की को ये पता है कि अच्छा यहाँ पे सब रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट है, या फिर मैं कहूँ जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट बोलते हैं, जो सबस्ट्रेट है वो फिनॉल है, और जिसको पता है कि अच्छा रिएजेंट क्लोरोफॉर्म है, तो वो पता है इंग्लिश पॉइंट नंबर 1 को वो अपनी लैंग्वेज में बना लेगा। कैसे बनाएगा, फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म, सोचो ऐसा लिखवाएगा वो। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट नंबर 1 को बुक की लैंग्वेज का छापें, आप उसको अपनी लैंग्वेज का भी लिख सकते हैं। मैं होती तो मैं अपनी लैंग्वेज का ही लिखती। फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH टू गिव सैलिसाइकल अल्डिहाइड, खत्म। मैं ऐसे लिखती, और मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ पॉइंट नंबर 1 को तुम भी अपनी लैंग्वेज में लिखो, या फिर मैंने अभी जो कहा वैसा लिखो। एग्जैक्ट अगर आप बुक की लैंग्वेज लिखने जाएंगे ना, आप पेपर में भूल जाएंगे, और कोई मतलब नहीं ना बुक की लैंग्वेज लिखने का, क्योंकि जो पेपर चेकिंग करने वाला है उसको इस बात से मतलब नहीं है कि आपने टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखी है कि अपनी लैंग्वेज लिखी है। उसको इस बात से मतलब है कि अच्छा इस लड़के को रिएक्टेंट कौन है, रिएजेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, कैटलिस्ट कौन है, ये सारी बातें वो इस पॉइंट नंबर 2 में लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। कोई तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 नहीं देखेगा, वो देखे अरे पॉइंट नंबर 2 में इतने अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, सीराटिक रिएक्शन देखी, सीराटिक मार्क्स आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर MHT CT का पेपर देते हो तो वहाँ पे भी इससे तुम्हें MCQ पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रेमर टेमन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, डैश 1 मार्क के लिए क्वेश्चन। अब जिस बंदे को पता है कि रेमर टेमन रिएक्शन में सैलिसाइकल अल्डिहाइड बनता है तो वो लिख देगा सैलिसाइकल अल्डिहाइड। पेपर में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। तो सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अपनी नोट्स कॉपी में बनाना ये आपका काम है, नोट्स नंबर 3, ठीक है। सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको अपनी किताब में बनवाना, ठीक है, बराबर, इसको अपनी किताब में बनवाना, ठीक है, डन। और उसके अलावा एक और चीज़ पूछा जा सकता है, वो ये कि सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड का IUPAC नेम दीजिए, ठीक है, क्या दीजिए इसका IUPAC नेम। तो कैसा होता है, आपको IUPAC नेम लिखने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपको ये पता हो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है OH और दूसरा है CHO। अब आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने IUPAC वाले चैप्टर में सिखाया है, कि बताइए मैडम कि OH में और CHO में कौन इम्पॉर्टेंट है। तो OH और CHO में इम्पॉर्टेंट कौन है, CHO। OH इम्पॉर्टेंट नहीं है, और OH क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको नंबर मिलेगा 2, और क्योंकि उसको 2 नंबर मिलेगा तो वो किसके जैसे बिहेव करेगा, एज अ लोकेंट। और जब OH एज अ लोकेंट बिहेव करता है तब उसका नाम बनता है, बोलो क्या, 2, क्योंकि उस 2 पोजिशन पे है, हाइड्रो ऑक्सी, ठीक है। और उसके बाद बेंजीन रिंग विथ CHO इज नोन एज बेंजल्डिहाइड।
ठीक है, जब बेंजीन रिंग के साथ CHO जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो इस सैलिसाइकिल एल्डिहाइड का जो है IUPAC नेम वो क्या बन गया, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। डन, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा जो ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर तक की जो टेक्स्ट बुक्स होती थी उसमें इस स्टेटमेंट के लिए एक अलग से एक पैराग्राफ होता था, अलग से एक रिएक्शन लिखी हुई होती थी, बट इस बार इस स्टेटमेंट को उन्होंने छुपा दिया। जैसे आप सैलिसाइकिल एल्डिहाइड बना सकते हो, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बना सकते हो, वैसे ही अगर आपने क्लोरोफॉर्म के बदले कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया होता, ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जैसे ये आप लोगों के पास फिनॉल है, फिनॉल में जब आप क्लोरोफॉर्म डाल रहे हो, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो ब्लू कलर की लाइन ये कहती है कि अगर आप CHCl3 के बदले कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करेंगे, यानी कि CCl4 यूज़ करेंगे, तो CCl4 यूज़ करने से क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड मतलब बेंजीन रिंग तो रहेगी, बेंजीन रिंग के पास OH तो रहेगा ही रहेगा, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH, मतलब CHO के बदले में क्या आ जाएगा, COOH। क्या आ जाएगा, CHO के बदले में COOH। ये बनेगा आपका सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका सैलिसाइक्लिक एसिड। बराबर क्लियर है वाली चीज़। अच्छा, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ यू कैन प्रिपेयर सैलिसाइक्लिक एसिड, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसको मार्क कर देते हैं एज अवर क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ लिख लेते हैं कि हाउ सैलिसाइक्लिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। तो बस इस आंसर को लिखेंगे कैसे, तो इसके पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1 अपनी भाषा में, ठीक है, क्या है मैडम हमारी भाषा ये है कि व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विथ, या फिर ऐसा लिख सकते हो व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विथ, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, जिसमें भी आप खुद को कंफर्टेबल समझो और जो आप पेपर में खुद की लैंग्वेज से लिख पाओ, ठीक है। व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विथ व्हाट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4, देन सैलिसाइक्लिक एसिड इज फॉर्म्ड। खत्म हो गया, इतना सा लिखना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 बना के क्या लिखेंगे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है, फिनॉल, और फिनॉल का स्ट्रक्चर, उसी का सब पॉइंट बना के क्या लिखेंगे कि यहाँ पे इस बार रिएजेंट कौन है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, सैलिसाइक्लिक एसिड, और उसका स्ट्रक्चर, और C पॉइंट बनाएंगे, और C पॉइंट में जो मैंने आपको ऊपर रिएक्शन लिख के दी है बस उतना ही, ठीक है। तो अगर आपने CCl4 लिया तो सैलिसाइक्लिक एसिड बनेगा, CHCl3 लिया तो क्या बन जाएगा, आप लोगों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, वहाँ पर आपका सैलिसाइकिल एल्डिहाइड। तो क्लोरोफॉर्म, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत फेमस वर्ड है। कई बार ऐसे मेंस वगैरह में जो सवाल आते हैं ना, यहाँ पे लिख के ये तो पहचान है, ये दोनों पहचान है कि अच्छा ये रिएक्शन में रेमर टेमर रिएक्शन है, ये पहचान है रेमर टेमर रिएक्शन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वही होगा, कोलबेस रिएक्शन के ऊपर भी शॉर्ट नोट आएगा। शॉर्ट नोट ऑन कोलबेस रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको KR लिख देती हूँ। डन। अच्छा, इस रिएक्शन में आपको अगेन चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या करना है, ऐसा लिखना, मैं बता देती हूँ। सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट्स विथ, यहाँ लिख देना, सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड एट। अब देखो ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये टेम्परेचर याद नहीं होता है कई बार, है ना। और यूजुअली अगर केल्विन में आप रट्टा मारने जाओगे तो भूलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो मैं जब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो मैं इस चीज़ को कैसे याद करती थी, 398 केल्विन का मतलब होता है लगभग 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना। 110, 112 एग्जैक्ट तो मैं नहीं निकाल रही हूँ, बट अप्रॉक्स में अगर मैं बात करूँ तो सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड एट, आप इसको याद कर लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली, इतना लिख दीजिए। मतलब एग्जैक्ट डेटा अगर आपको याद रहता है देन वेल एंड गुड। अगर याद नहीं रहता है, क्योंकि आगे तो और भी रिएक्शंस आएंगी ना, इकलौती रिएक्शन तो है नहीं जिसका डेटा याद करना है, तो आप याद रख लीजिए अच्छा आसपास 100 डिग्री के आसपास, या फिर ऐसा वर्ड लिख सकते हो
कि ग्रेटर देन 100 डिग्री या 110 डिग्री ऐसा। अच्छा, प्रेशर ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और अगर प्रेशर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो हाई प्रेशर। ठीक है, आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो, हाई प्रेशर। अच्छा, और उसके बाद ये फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सैलिसाइक्लिक एसिड इज फॉर्म्ड, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 2 इज लाइक अ बोनस दैट वी आर गिविंग टू द कॉपी चेकर। कभी भी किसी भी टारगेट में, नवनीत में या किसी भी कंपनी के डाइजेस्ट में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा पॉइंट नंबर 2। ये मेरे लिखने का तरीका है कि आप जिस रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं उस रिएक्शन में सबस्ट्रेट कौन है वो लिख दो, उस रिएक्शन का रिएजेंट कौन है वो लिख दो, वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना वो लिख दो, और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिखो। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कौन है, सबस्ट्रेट इज सोडियम फेनॉक्साइड। रिएजेंट कौन है, रिएजेंट इज CO2। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बना, सैलिसाइक्लिक एसिड। और फिर पॉइंट नंबर 4 में लिख देना दिस रिएक्शन इज नोन एज कोलबेज रिएक्शन। तो रेमर टेमन रिएक्शन क्या बनाती है, सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड। और रेमर टेमन रिएक्शन के अलावा जो एक और नेम द रिएक्शन है बहुत ही फेमस, कोलबेज रिएक्शन, ये क्या बनाती है, दिस गिव्स यू सैलिसाइक्लिक एसिड। डन। अच्छा, अब पेपर में नोट्स में अलग से पॉइंट बना के स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा सैलिसाइक्लिक एसिड का। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, तो आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। 1 मार्क के लिए आराम से पूछा जा सकता है MCQ में या किसी भी फॉर्मेट में, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है OH एंड COOH, जो IUPAC जब तुम्हें 11th में सिखाए थे वहाँ पर तुमको पूरे फंक्शनल ग्रुप का एक सीक्वेंस लिखवा के दिया था कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। तो प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग COOH ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू OH। तो बेचारा COOH इसको 1 नंबर मिलेगा और OH को 2। अब क्योंकि OH एक फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बन पाया, फंक्शनल ग्रुप तो कौन बन गया, COOH, तो बेचारा OH क्या बन जाएगा, लोकेंट। और मैंने कॉपी में ये सब भी लिखाया है कि जब OH एक लोकेंट के जैसे काम करता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज हाइड्रोऑक्सी, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोऑक्सी। और बचा क्या, बची एक बेंजीन रिंग और एक COOH। तो जिस तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग के पास अगर CHO ग्रुप हो तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। तो वैसे ही आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जब बेंजीन रिंग के साथ एक COOH ग्रुप हो तो उसे कहा जाता है बेंजोइक एसिड। उसे क्या कहा जाता है, बेंजोइक एसिड। इसीलिए सैलिसाइक्लिक एसिड का जो IUPAC नेम है वो IUPAC नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये नोट्स नंबर 4 में आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, कॉमन नेम भी लिखना है और IUPAC नेम भी लिखना है। ठीक है, सो वी आर डन विथ 4 क्वेश्चंस। अच्छा, ये आप डू यू नो वाली चीज़ को काट दीजिए, फालतू है, टाइम पास है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मतलब शॉर्ट नोट वगैरह नहीं आने वाला इस पर, ये बेसिकली फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, इसमें ये डाला इसमें ये डाला बताओ क्या बनेगा, या फिर इसमें ये डालेंगे इसमें ये डालेंगे तो बोलो क्या बनेगा, या इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो बोलो क्या डालेंगे, तो उस टाइप से आएगा ये। कभी भी इस क्वेश्चन रिएक्शन नंबर 6 का कोई अलग से आपको शॉर्ट नोट नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये पूरी की पूरी रिएक्शन एकदम अच्छे से रटनी है। कैसे, देखो, फिनॉल को मान लिया A, जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट को मान लिया B, आपने जो रिएजेंट यूज़ किए जैसे आप CrO3 यूज़ कर सकते हो या फिर और में Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ यूज़ कर सकते हो, इसे मान लिया मैंने C। तो टोटल 3 चीज़ें, एक है आप लोगों का रिएक्टेंट, एक है आपका प्रोडक्ट और एक है रिएजेंट। अब पेपर में क्या करेगा, तीनों में से कोई 2 चीज़ें आपको दे देगा, A दे देगा, C दे देगा, बोलेगा B क्या बना बताइए, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, उसका नाम लिखिए। हो सकता है A दे देगा, B दे देगा, बोलेगा बताइए A से B को कन्वर्ट करने के लिए आपने कौन सा रिएजेंट डाला, तो यो दे देगा,
है ना, या फिर ए दे देगा, सी दे सॉरी बी दे देगा, सी दे देगा, पूछेगा बताइए कौन सा रिएक्टेंट रहा होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाएगा, है ना। और इसमें जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है, बेंजीन रिंग में इस तरीके का, इसका आपको नाम पता होना चाहिए, पैरा बेंजोक्विनोन। तो ये वाली चीज़ आपके कहाँ जाएगी, नोट्स नंबर 4 में जाएगी। हेडिंग देना ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, और इस तरीके से। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछा लेट से गया तो किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, राइट ऑक्सीडेशन ऑफ, राइट अ रिएक्शन, ठीक है, शोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अगर पूछा गया तो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल की आपको क्या करनी है, रिएक्शन शो करनी है, तो डन। अच्छा ठीक है, तो बस या अगर ऐसा आया तो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक शुरू करने का है ना, ये बन गया आपका पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, बस ख़त्म। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे आ जाओ, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे, पढ़ो। फिनॉल ऑक्सीडाइजेज स्लोली गिविंग अ डार्क कलर्ड मिक्सचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वाई फिनॉल्स आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। कई दवाइयाँ होती हैं ना जिन्हें हम डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं, याद आ रहा है, हाँ क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन कर लेती हैं अगर वो सूरज की रोशनी के संपर्क में आए तो इसी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, और ये ग्रीन कलर की मार्किंग इसका आंसर होगी कि क्यों फिनॉल्स को हम लोग एयर से क्या रखते हैं, दूर रखते हैं। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे रिएक्शन नंबर 6 में फिनॉल का ऑक्सीडेशन किया गया, वैसे ही जो रिएक्शन नंबर 7 है और जो रिएक्शन नंबर 8 है, इन दोनों में फिनॉल का क्या किया जा रहा है, रिडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये जो लोग हैं ना, हाइड्रोजन, निकल, और ये टेम्परेचर कितना है, ये लगभग आप लोगों का 200 डिग्री के सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होगा। हाइड्रोजन और निकल का अगर कॉम्बिनेशन कभी भी आपको दिखे, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का प्लेटिनम का कभी भी आपको कॉम्बिनेशन दिखे, आप समझ जाइए डबल बॉन्ड को हटाओ और कन्वर्ट करो उसको सिंगल बॉन्ड में, ख़त्म बात। डबल किस में कन्वर्ट होता है, सिंगल में। डबल किस में कन्वर्ट होता है, सिंगल में। तो देखो ये डबल बॉन्ड देखो सिंगल में हो गया, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड था, ये देखो सिंगल में हो गया, ये देखो डबल था, ये सिंगल में हो गया, है ना। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल, ठीक है, फिनॉल इनटू साइक्लोहेक्सेनॉल। आज साइक्लोहेक्सेनॉल में उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो बस अब इसको आपका आंसर लिखना है, तो उसमें अपना आंसर कैसे लिखेंगे बताइए, कि फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ, ठीक है, अच्छा रुको इसको मैं बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये लिखना, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ फिनॉल एंड हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर निकल कैटलिस्ट एट इतना टेम्परेचर। अगर आपको याद नहीं करना है कि कितना टेम्परेचर है तो आप इतना लिख सकते हो, हाई टेम्परेचर। वो समझ जाएगा एक इंसान कि हाई टेम्परेचर मतलब ये लड़का कुछ भी बोल रहा है, उसमें एग्जैक्ट टेम्परेचर डेटा पे फोकस नहीं करेगा। एट हाई टेम्परेचर टू गिव साइक्लोहेक्सेनॉल, ताकि क्या मिलता है हमको, साइक्लोहेक्सेनॉल, और ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी। ठीक है, बस। तो जब भी कुछ पूछे कि आप इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको बताते आना चाहिए, पहले स्टेटमेंट में फिर रिएक्शन में। ठीक है, अच्छा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा जाएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट, ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल्स इनटू बेंजीन। मतलब फिनॉल्स के ऊपर जो OH लगा है, आप वो OH हटाकर उसको नॉर्मल बेंजीन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसका आंसर तो यहाँ से शुरू होगा और इस रिएक्शन पे ख़त्म होगा। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवानी है और फिनॉल के ऊपर का OH हट जाएगा, बेंजीन रिंग आपको आपकी मिल जाएगी। डन। तो इस पेज में जितनी भी फिनॉल की मार्किंग थी कर लिए, इस पेज में जितनी थी कर लिए।
अब बचती है पहली रिएक्शन कि बताइए फिनॉल की हेलोजिनेशन क्या होगी। हेलोजिनेशन का मतलब अगर आपने उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब ऐड किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो होता कैसा है कि हम लोग हेलोजिनेशंस के नाम पर फिनॉल में सिर्फ ब्रोमीन ही ऐड करवाते हैं, है ना। ये आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब नहीं करवाते। बट इसमें भी एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाई, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन के साथ, मतलब ब्रोमीन के साथ तो रिएक्ट करवाना ही है, बट ब्रोमीन का जो भी सोल्यूशन है वो पानी में बनाया गया हो। जैसे होली का रंग है, अगर आपने होली के रंग को पानी में डिज़ोल्व किया तो वो कहलाएगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ होली का रंग। अगर आपने उस पानी के बजाय ब्लेड से इस्तेमाल कर लिया अल्कोहल तो वो कहलाएगा अल्कोहलिक सोल्यूशन। तो अगर आपने फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा रहे हो और अगर ब्रोमीन एक्वस है, अगर ब्रोमीन कैसा है भैया, एक्वस है, तो ध्यान से देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। OH के बाजू में ब्रोमीन, देखो दोनों बाजू में, और एक के नीचे ब्रोमीन, मतलब प्रोडक्ट विल बी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ये बनेगा आप लोगों का प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में बता दूँ, ये वाइट कलर की PPT होती है, मतलब ये प्रोडक्ट जब बनेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैडम प्रोडक्ट बन गया। ये वाइट कलर की क्या होती है, PPT होती है। और Br2 के जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, और Cl2 भी यूज़ कर सकते हो। फ़र्क बस इतना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ ब्रोमीन है वहाँ पे Cl आ जाएगा। परंतु अगर आपने पानी का उपयोग नहीं किया, अगर आपने पानी के बदले पानी से कम डाइपोल मोमेंट रखने वालों का, अगर आपने ऐसे सॉल्वेंट का यूज़ किया जिनकी पोलैरिटी मतलब डाइपोल मोमेंट पानी से कम है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया, CCl4 को यूज़ किया, CS2 को यूज़ किया, तब आपको वो 3 ब्रोमीन एक ही रिंग पे लगे हुए आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक बार ब्रोमीन बाजू में लगा हुआ मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और एक बार ब्रोमीन आपको पैरा पे लगा हुआ मिलेगा जिसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा वाला, ठीक है। ताकि देखो ऑर्थो वाला मेजर क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में क्या हो सकता है, OH और ब्रोमीन के साइजेस के बीच में रिपल्शन हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हेलोजिनेशन अगर फिनॉल की करा रहे हैं तो कौन से सॉल्वेंट में करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर वेरी करेगा। इसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे वो मैं बता देती हूँ, बट पहले मैंने खैर एक बार ओवरव्यू बता दिया। फिर उसके अलावा एक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 को लगाना। तो यहाँ पे आपको फिनॉल को अगर नाइट्रेशन करनी है तो नाइट्रेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, एक ही चीज़ चाहिए होती है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है HNO3, जिसे आप थोड़ा अपने समझने के पर्पस के लिए ऐसे लिख सकते हैं OH-NO2। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ HNO3 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या करना है, एक बार NO2 को ऑर्थो पोजिशन पे लगाना है, एक बार NO2 को पैरा पोजिशन पे लगाना है, और लो बन गया आप लोगों का प्रोडक्ट। बस इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है हमें कम टेम्परेचर, मतलब कितना मैडम, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर जब आप यूज़ करते हैं तो ही फिनॉल की क्या होती है, नाइट्रेशन होती है, ठीक है। तो ही फिनॉल की नाइट्रेशन होती है। बट एक और सबसे ज़रूरी चीज़ देखो, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो और भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 मिक्स कर दिया, वो भी देखो नाइट्रिक एसिड के सामने की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 3, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के सामने की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1, यानी कि रेशो कितना है, 3:1, यानी कि रेशो कितना है, 3:1, रेशो कितना है, रेशो इज़ 3:1। तो जब आप फिनॉल में 3:1, इसे वो लोग क्या कहते हैं, कुछ याद आ रहा है, अरे हाँ मैडम इसको तो एक्वा रीजिया कहते हैं, याद आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, एक्वा रीजिया कहते हैं। अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन एक्वा रीजिया के साथ करवाई, या फिर और कभी कभी ये भी लिख के आता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई, तो देखो ना ऑर्थो बनेगा ना पैरा बनेगा,
एक ही रिंग के ऊपर आपको 3 जगह पे NO2 लगे हुए मिल जाएंगे, जिसको हम लोग IUPAC की लैंग्वेज में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल कहेंगे, और जनरल नेम होगा इसका पिक्रिक एसिड। जनरल नेम इसका क्या होगा? जनरल नेम इसका होगा पिक्रिक एसिड। ठीक है, क्या होगा इसका जनरल नेम? पिक्रिक एसिड, है ना। तो ये होती है चीज़। खैर, ये होता है आप लोगों का पिक्रिक एसिड के बारे में। तो यहाँ से एक तो बहुत ही फेमस तड़कता भड़कता क्वेश्चन तुम्हारे लिए तैयार होगा, हाउ पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, हाउ पिक्रिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में मैं PA लिख रही हूँ, इज प्रिपेयर्ड। कैसे पिक्रिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है? तो इसमें अपने आंसर को पॉइंट में रिपोर्ट करना। फिनॉल रिएक्ट्स विथ कंसनट्रेटेड इतना इतना, दिस विल बी अ पॉइंट नंबर 1। ये पूरी की पूरी रिएक्शन ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 2। छोटा सा है, छोटा सा है, पेपर में ये भी आ सकता है अलग से कि ड्रॉ द व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। तो इस पिक्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को नोट्स नंबर 6 में इंक्लूड करोगे। इस स्ट्रक्चर के नीचे उसका नाम लिखना पिक्रिक एसिड, और उसका नाम लिखना IUPAC 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। रट मत लेना कि मैडम ने बोला है तो 2,4,6 नाइट्रोफेनॉल रट लो। IUPAC 11th में सिखाए हैं, तुम्हें रटना पड़े इसीलिए नहीं सिखाए हैं। तो सीखी हुई IUPAC का कुछ तो आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। पिक्रिक एसिड पुराने ज़माने में एक एक्सप्लोसिव के तौर पे यूज़ किया जाता था। ठीक है, पुराने ज़माने में पिक्रिक एसिड को एक एक्सप्लोसिव के तौर पे यूज़ किया जाता था। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों को थोड़ा सा भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रति इंटरेस्ट है, तुम लोगों को एक चैप्टर पढ़ाए हैं ऑर्गेनिक में, स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिए हैं, बायोमोलिक्यूल्स। याद आ रहा है? चैप्टर पढ़ाए थे गुजरे ज़माने में। हाँ, वहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक बार देखना, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर है। फिर अपन ने कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कंफर्म करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के टेस्ट हैं कि ये डाला तो ये आया, इससे पता चला, इससे ये कंफर्म हुआ। तो जो पिक्रिक एसिड था ना, पिक्रिक एसिड को हम यूज़ करते थे कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए। ठीक है, ये पता लगाने के लिए मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ, ये JEE पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अगर एक बार चेक कर लेना, अगर तुम्हारी टेक्स्ट बुक में बायोमोलिक्यूल्स में हुआ तो ठीक, नहीं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है JEE पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में उसके पास अगर रिड्यूसिंग शुगर हुआ, तो अगर कार्बोहाइड्रेट के पास रिड्यूसिंग शुगर हुआ और आपने उसमें पिक्रिक एसिड डाला, तो उस रिड्यूसिंग शुगर और पिक्रिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगा और आपको एक रेड कलर का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर रेड कलर का प्रोडक्ट मिल गया तो आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके कार्बोहाइड्रेट के पास क्या है, आप लोगों के पास क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर। ये रेड कलर रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, इस चीज़ को पता करने के लिए होता है। अगर रेड कलर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों के पास नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स नंबर में लिख के रखना 7। खैर, अच्छा, उसके बाद आते हैं सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल पे। सल्फोनेशन का मतलब ये होता है कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे नाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि नाइट्रिक एसिड उसमें इस्तेमाल किया गया है, सल्फोनेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, वहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो रिएक्शन देख लो क्या दी हुई है। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड को, देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पूरी दुनिया जानती है कि H2SO4 हो रहा है, बट बुक वाला इसको थोड़ा स्टाइलिश वे में लिखता है OH-SO3H। ठीक है, फिर वो क्या करता है, ये जो पीछे का पूरा SO3H है, इसी को चिपका देता है और इस OH को हटा देता है, इसीलिए वो स्टाइलिश वे में लिख रहा है। अगर आपको स्टाइलिश वे में नहीं लिखना है, आप नॉर्मल H2SO4 भी लिखेंगे तो चलेगा। यूजुअली क्या होता है, जब हम रिएक्शंस करते हैं तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है, एट द सेम टाइम हमको पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है। जैसा कि अभी हमको यहाँ पर देखो मिल रहा था, ऑर्थो भी मिल रहा था, पैरा भी मिल रहा था, ऑर्थो भी मिल रहा था, पैरा भी मिल रहा था। बट जब हम फिनॉल्स की सल्फोनेशन कराते हैं,
अगर 293 केल्विन पे करा रहे हो, 293 केल्विन का मतलब होता है 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर अगर आप रखे हो, अगर आप 0 से लेके कहाँ तक का टेम्परेचर रखे हो, 5 वाला टेम्परेचर अगर आप रखे हो, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा सिर्फ ऑर्थो। और अगर आपने 373 केल्विन रख लिया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर रख लिया, तो आपको क्या मिलेगा? पैरा। तो बेंजीन रिंग फिनॉल की सल्फोनेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट देगी। लोअर टेम्परेचर पे हो तो ऑर्थो वाला देगी, हायर टेम्परेचर पे हो तो आपको पैरा वाला देगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से पूछा जा सकता है, राइट सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है, राइट सल्फोनेशन रिएक्शन इन फिनॉल्स। तो अगर इस तरीके का पूछा गया तो क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 2 में तो देखो ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 की मार्किंग मैं यहाँ करा देती हूँ। देखो, फिनॉल रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। खैर पता नहीं भैया इसके अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पता नहीं कैसे होता है, अदरवाइज रूम टेम्परेचर का मतलब तो 298 केल्विन के आसपास होना चाहिए ना। अच्छा 298 ही तो है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलती से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप रूम टेम्परेचर पे करवा रहे हैं तो आपको पैरा मतलब ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं तो आपको ये मिलेगा। सो दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 1। सो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 10 की मार्किंग हो गई। और क्या मार्किंग में पूछा जा सकता है? नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ये भी पूछा जा सकता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो ये तो खैर आसान है, इसके पूछे जाने के चांसेस ही मुझे कम ही लगते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। फिनॉल लिया, नाइट्रिक एसिड डाला और एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया, एक पैरा प्रोडक्ट बन गया, ख़त्म। लेकिन अगर पेपर में नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल समझाने के लिए आता है तो इसके देखो पॉइंट्स क्या होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा पॉइंट नंबर 1, ये रिएक्शन होगी पॉइंट नंबर 2, उसके बाद ये होगा पॉइंट नंबर 3 और पिक्रिक एसिड की रिएक्शन होगी पॉइंट नंबर 4। मतलब नाइट्रेशन में आपको नॉर्मल वाला नाइट्रेशन भी समझाना है और जो पिक्रिक एसिड वाला है आपको वो भी समझाना है, आपको दोनों समझाने हैं, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 आपको ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन हेलोजिनेशन इन फिनॉल्स। तो अगर हेलोजिनेशन पूछ रहा है मतलब आप ब्रोमिनेशन बताओगे, कैसे बताओगे मैडम फिनॉल्स के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, आपको बताना है पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट नंबर 1, इसकी रिएक्शन, ये इसका पॉइंट नंबर 2, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 3, इसकी ये रिएक्शन, ये इसका पॉइंट नंबर 4। उसमें दोनों समझाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टेक्स्ट बुक का ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि इसमें पिक्रिक एसिड तो उसमें ये तो वो सब कुछ बन रहा है, इसीलिए। सिमिलरली ये जो बना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल है ना, इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का स्ट्रक्चर आपको नोट्स नंबर 7 में लिखना है और इसके बाजू में लिखना है कि ये कौन सी कलर की पीपीटी बनाएगा, वाइट कलर की पीपीटी। कई बार पेपर में सवाल आता है, फिनॉल दे देता है, Br2 दे देता है और बोल देता है कि यहाँ वाइट कलर की पीपीटी बनी है, पूछता है कि बताइए कौन सा सॉल्वेंट लिया गया होगा ताकि वाइट कलर की पीपीटी बने। तो ध्यान रखना, सॉल्वेंट पानी लिया गया होगा तभी वाइट कलर का पीपीटी बनेगा, यानी कि वो आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फिनॉल्स वाली मार्किंग ख़त्म होती है। कल की क्लास में हम जो मार्किंग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ईथर्स की, ठीक है। कल ईथर्स की मार्किंग स्टार्ट करेंगे और उसके अलावा खैर कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में ख़त्म कर लें ईथर की मार्किंग, अदरवाइज 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट करके एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुमको अभी जो तुमने पढ़ा उसके बेसिस पे टेक्स्ट बुक में क्या कोई क्वेश्चन वगैरह है क्या। तो देखो ना 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 हाँ देखो कैसा क्वेश्चन है, आंसर इन 1 सेंटेंस का कि राइट नेम ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन कोलबे रिएक्शन। बढ़िया, जिस बंदे को ट्यूशन वाले ने या स्कूल वाले ने कोलबे रिएक्शन से इतना पढ़ा दिया है ना कि कोलबे रिएक्शन का मतलब होता है कि CO2 को उठा के ले आओ, ठीक है, और उसके अलावा किसको लेके आते हैं हम लोग, फिनॉल को लेकर आते हैं और उन दोनों के बीच में रिएक्शन करा लो, सैलिसाइक्लिक एसिड बन गया, लो बेटा रट लो कोलबेस रिएक्शन।
वो इस क्वेश्चन का सोचो जवाब ही नहीं दे सकता। और ये क्वेश्चन ऐसा छोटा सवाल नहीं है, ये जेडबल वगैरह में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि बताइए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का या उस पर्टिकुलर रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। रॉबी, ए रॉबी, क्या हो गया? ठीक है, तो आपको बुशी, एक मिनट रुको। ए बुशी, क्या हो गया? चलो अंदर आओ, चलो अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ, चलो जल्दी अंदर आओ बेटा, जाओ, फिर भागते रहो तुम, देखो काम करने दो। ठीक है, तो पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि आप लोगों को कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल कोलबेस रिएक्शन में देखने को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल वही इंसान बता सकता है कि कौन सा वाला मतलब मिल रहा है जिसको पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म पता हो। तो खैर अभी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पे तो अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा काम अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ नोट्स मार्किंग कराना है, सिखाना नहीं है, ऑब्वियस है। तो ऐसे में खैर जो भी है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं वो रहता है CO2, क्योंकि फिनॉल तो खुद एक सबस्ट्रेट है ना भाई, वो थोड़ी ना इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। बट जाने तो छोड़ो। तो ये आपका बना लेना आज की नोट्स मार्किंग का क्वेश्चन नंबर 12 बना लेना इसको। और देख लेते हैं और भी कुछ है क्या। नहीं, और तो ऐसा कुछ क्या है मुझे दिख नहीं रहा है। हो गया तुम्हारा भौंक के, आ जाओ। देखो और तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट कोलबेस रिएक्शन और रेमर-टेमर रिएक्शन ना बहुत ही फेमस है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मुझे और बताना था, ये ऊपर ही बताना था, खैर मैं भूल गई। ये जो आपके 2 प्रोडक्ट बने ना नाइट्रेशन में आते हैं। हाँ ये देखो, नाइट्रेशन जो आपका सादा वाला नाइट्रेशन है, एकदम सादा वाला नाइट्रेशन, इस सादे वाले नाइट्रेशन में आपके देखो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बन रहा है और एक पैरानाइट्रोफेनॉल बन रहा है। 2021 में जो JEE मेंस का जो पहला अटेम्प्ट वाला पेपर हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया था कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ज़्यादा विस्कस होगा कि पैरानाइट्रोफेनॉल ज़्यादा विस्कस होगा। तो ध्यान से सुनना, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में जो यहाँ पे हाइड्रोजन है और जो बाजू में आप लोगों का NO2 में इधर है ऑक्सीजन है, इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा ये जो है यहाँ पे OH और NO2 इतने दूर दूर है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो भाई कोई स्कोप ही नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या होती है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया है। और जो आपका पैरा वाला है, क्योंकि उसमें OH और NO2 इतने दूर दूर हैं कि वहाँ पे कोई भी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल और उस एक मॉलिक्यूल के एटम्स में अपने आप ही बॉन्डिंग हो रही है। तो ऑर्थो वाला क्या करता है? इंट्रामोलिक्यूलर देता है कि अपने अंदर ही अंदर उसने बॉन्ड्स बना लिए। और जो पैरा वाला होता है वो इंट्रा नहीं दे सकता, क्योंकि उसका OH और उसका NO2 दूर दूर है। तो फिर पता है वो पैरा वाला क्या देता है? वो इंटर देता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैरा वाला क्या देता है? इंटर देता है। यानी कि मान के चलिए अगर मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये OH है और मान के चलते हैं यहाँ पे मेरे पास NO2 है, तो क्योंकि ये पैरा वाला है तो पैरा वाला अपने अंदर ही अंदर अटैच नहीं हो सकता। तो ये पैरा वाला क्या कहता है? जा, मैं इंट्रा नहीं दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं इंटर दूंगा। इंटर मतलब मैं एक दूसरे मॉलिक्यूल को लाऊंगा और उस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाऊंगा। तो ध्यान रखेंगे, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसके अंदर कौन सी वाली बॉन्डिंग होती है? इसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये अपने नोट्स नंबर 8 में लिख लेना, ठीक है? ये आपको अपने नोट्स नंबर 8 में आपको ये पता होना चाहिए, बराबर। अब क्योंकि देखो, एक बचपन में ना एक गेम आता था महाराष्ट्र में, उस गेम को मराठी लैंग्वेज में कहा जाता है संकल या संकली। और
हर स्टेट का अपना अपना है। और मैंने ऑब्वियस है कि मैं नॉन महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड की हूँ, तो मैं जब महाराष्ट्र में नहीं थी छोटे में, तब हम लोग जब छोटे थे तब ये गेम MP साइड में खेला जाता था इन द नेम ऑफ चेन। इसमें कुछ नहीं होता था, एक से चेन बना के सारे लड़के लड़कियों को एक साथ भागना पड़ता था और आउट करना पड़ता था, समवॉट लाइक दैट। उतना तो मुझे खैर याद नहीं है। तो अगर आप मान लेते हैं 10-12 लोग हाथ पकड़ लिए हैं एक दूसरे का और भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी स्लो डाउन? हो सकता है उस 10 लोगों की चेन में एक लड़की या एक लड़का ऐसा हो जो भाग ही ना पा रहा हो, उसके पाँव में चोट लगी हो फॉर एनी रीजंस, तो उसकी वजह से पूरी टीम जो कि उसका हाथ पकड़ के चल रही है, सबको स्लो चलना पड़ेगा। तो क्योंकि पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से चिपक जाता है, तो जब इनको चलने के लिए बोला जाता है तो ये उतने फ्रीली मूव नहीं कर पाते, कैन नॉट मूव फ्रीली, है ना, ये उतने फ्रीली मूव नहीं कर पाते, ठीक है। और क्योंकि ये उतने फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इसीलिए ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जो पैरानाइट्रोफेनॉल है ये विस्कस होता है। विस्कस का मतलब जैसे शहद कैसा रहता है वैसा विस्कस हो जाता है, और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल उसके कंपेयर में थोड़ा लेस विस्कस होता है। यही सवाल इस साल के JEE मेंस के 2021 के पहले जो पेपर हुआ था, आई थिंक फॉर सेकेंड बैच का जो मॉर्निंग वाला सेशन का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग। तो ध्यान रखें, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को NCERT को ठीक से पढ़ते हैं एक एक लैंग्वेज को, तो ध्यान रखना चीज़ें उसी में से आती हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है वोलेटाइल, अच्छा क्या बात अलग है, विस्कस हो जाता है और साथ ही साथ में लेस वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब अभी सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हो ना, बस ये कैसा होता है मोर वोलेटाइल, ठीक है। ये क्या होता है मोर वोलेटाइल, डन, अच्छा ठीक है। इसके अलावा एक स्टूडेंट के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि मैडम अगर एक ही रिएक्शन में ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल भी बन रहा है, एक ही रिएक्शन में आपका पैरानाइट्रोफेनॉल भी बन रहा है, तो आप ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल को आप सेपरेट कैसे करोगे? बताइए कैसे सेपरेट आप करोगे? तो अगर आप इनके मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हो, अगर आपके पास इन दोनों का मिक्सचर है, अगर आप इसके मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हो, तो सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। वो टेक्निक क्या होती है? स्टीम डिस्टिलेशन। मैंने अभी जितना भी डिस्कशन किया है ये MHTCT या JEE पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स नंबर 8 में अच्छे से थोड़ा इंक्लूड कर लेना। किस में इंट्रा होता है, किस में इंटर होता है, कंफ्यूज मत होना, काफ़ी ये आसान चीज़ है। डन। तो बस यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग रोकते हैं, इसके आगे की मार्किंग अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और बाकी तो से चीज़ें आसान है, कल से बस